अस्सलाम वालेकुम जी सबको। सबसे पहले तो मैं इम्तियाज़ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा एक ये सेशन रखा, एक अवेयरनेस सेशन रखा। जो भी हमारे जो नई रेफ्रिजरेंट्स हैं उनके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे बुलाया जाएगा। तो सिर्फ मुख्तसरन बात में करूँगा। इम्तियाज़ साहब ने जो अपनी स्पीच में कहा था कि जी R32 के अंदर या जो ये HCFC गैसेज हैं इनकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कंपनियों को कुछ करना चाहिए। जैसा सर ने भी अपनी प्रेजेंटेशन में कहा था, देखें जो कंपनीज हैं हम हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे होते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। पाकिस्तान एक सुई भी नहीं बना सकता, ये सबको पता है। हमें रिलाई करना होता है, हम डिपेंडेंट होते हैं अपने सप्लायर्स के ऊपर। मेजॉरिटी 95% जो चीज़ें 90 to 95% चीज़ें वो आपकी चाइना से सारी इंपोर्ट हो रही होती हैं। हम एक सुई भी नहीं बना सकते। बच्चे की पैदाइश से लेकर उसकी जवानी, बुढ़ापा और उसकी डेथ तक हर चीज़ में आपको ख़तरा तो है। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। आप जहाज़ में सफ़र करते हैं, आप आसमान और ज़मीन के दरमियान में होते हैं, ख़तरा उसमें भी है। आप रोड पे गाड़ी चला रहे होते हैं, ख़तरा उस पर भी है एक्सीडेंट होने का, खुदा न खास्ता। तो ख़तरा तो पैदाइश से लेकर मरने तक है, लेकिन उनको मिनिमाइज कैसे किया जाए, ख्याल कैसे किया जाए, दैट मैटर्स। R32 या R600 जो है, जो इमर्जिंग गैसेस हैं, ये हम खुद जनरेट नहीं कर रहे यहाँ पे पाकिस्तान में। ये हमें इंपोर्ट जब करते हैं तो हमें सप्लायर्स यही प्रोवाइड करते हैं। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, वो 100% R32 के ऊपर शिफ्ट हो चुका हुआ है। बाकी सारी कंपनीज जो हैं वो भी R32 की तरफ आ रहे हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, 2023 के अंदर मेजर ब्रांड्स जो हैं, मैक्सिमम ब्रांड्स जो हैं वो R32 के अंदर आ जाएंगे। उसकी वजह है जैसे R22, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा। 1920 के अंदर, थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूं, 1920 के अंदर जो रेफ्रिजरेंट्स यूज किए जाते थे आपके एयर कंडीशनर्स में या रेफ्रिजरेटर्स में खासतौर पे, दैट कुड किल अ ह्यूमन। वो बहुत खतरनाक गैसेस होती थी, अगर लीकेज हो जाती थी, बेहोशी भी हो जाती थी और 85 to 90% चांसेस होते थे कि बंदा मर जाता था। उसके बाद तकरीबन 70s के अंदर, 74, 75 के अंदर CFC गैसेस हैं जिसको हम R22 कहते हैं। ये एक रेफ्रिजरेंट के दौर के अंदर की बड़ी एक डेवलपमेंट थी। इससे ह्यूमन की लाइफ को उस तरह से इफेक्ट नहीं होता था, लेकिन जो आपकी ओजोन लेयर है वो बड़ी डैमेज होती थी। अब ओजोन लेयर को हम कहते थे डैमेज होती थी, किसी को ये पता है कि कौन सी चीज उसको डैमेज करती है? ये बेसिकली एक सन शील्ड होती है। आपका सूरज 3 शुआएं निकालता है, 3 रेज निकालता है, UV A, B और C। A और B की वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है, वो जमीन के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। जो सबसे खतरनाक जो रे है वो UVC है। वो जब खुदा न खासा जमीन के अंदर पेनिट्रेट करे तो आपको स्किन की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। स्किन कैंसर्स हो जाते हैं, अंधे हो सकते हैं आप। A और B आपकी स्किन को शायद डार्कन करते हैं। वो कहती नहीं है माएँ कि धूप में ना निकलो, रंग काला हो जाएगा। A और B उस तरह की रेज। ओजोन लेयर इस UVC को प्रोटेक्ट करता था। 1979 के अंदर 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये चेक किया कि जी ओजोन लेयर जो है, ये जो गैस है R22 CFC गैसेस जो हैं, ये इसको डिस्ट्रॉय कर रही है। 1986 तक 40% जो है वो 40% ओजोन लेयर 40% जो ओजोन लेयर है वो खराब हो गई थी। गैसेस अंदर आ रही थी दुनिया के अंदर। बहरहाल मुख्तसरन R22 R32 जो है फिर वो लाई गई, क्योंकि ये ओजोन को भी डिप्लीट नहीं करती और जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है उसके अंदर भी कंट्रीब्यूट नहीं करती। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, सारी कंपनीज की तरफ से मैं ये कहूँगा, चाहे वो हायर हो, पेल हो,
क्री हो, डॉलिन से कोई भी कंपनी हो, उनके जो प्रोडक्ट के लोग हैं, उनके जो मार्केटिंग के लोग हैं, वो जाते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं। मैं खुद हर साल, इम्तियाज़ भाई गवाह है, मैं खुद हर साल ट्रेनिंग्स जाके देता हूँ, बताता भी हूँ, उनकी ट्रेनिंग्स भी होती है। मैं ये मानता हूँ कि हमारे टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग्स होती हैं, जो मार्केट के अंदर टेक्नीशियंस हैं उनकी शायद इस तरह से नहीं होनी चाहिए। ये मैं जाके पैगाम अपनी कंपनी को भी दूंगा कि ट्रेनिंग सेशंस बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि इस जो जैसे अभी ये हजरत आए थे यहाँ पे, सर आए थे यहाँ पे, बताया ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जो सीजनल टेक्नीशियंस निकलते हैं गर्मी खासतौर पर जून जुलाई के अंदर, उनको जो है वो इस फील्ड के अंदर ना लाया जाए, क्योंकि टेक्नीशियन अगर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को नहीं मेंटेन करेगा, नहीं चेक करेगा, तो हादसा होंगे। रिस्क फैक्टर है, टेक्नोलॉजी के जहाँ पे फ़ायदे हैं नुकसानात भी हैं। सो इसको अवॉइड ज़रूर करना चाहिए, ख्याल ज़रूर करना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स ज़रूर लेने चाहिए। पहल की तरफ से मैं आप लोगों का पैगाम जो है, जो इन साहब ने की और जो इम्तियाज़ साहब ने भी रिक्वेस्ट की है, मैं ज़रूर करूँगा, कोशिश करेंगे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाए सर्विस के लोगों को मार्केट के अंदर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेरा एक सवाल है क्या सर सर तुम कह रहे हो कि सेफ्टी होनी चाहिए, चलो मकैनिक तक तो लेवल ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਫਿਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਰੂਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, सिगरेट भी पी रहा, सारा कुछ कर रहा, ਉੱਥੇ सेफ्टी की करेगी? मैं आपका सवाल बहुत ज़बरदस्त या फिर उन्होंने तुसी सेफ्टी लिबास दवो, एसी सैपरेट रूम होवे ਉਹ 'ਚ सेफ्टी लिबास पा के सो। आपका जो सवाल है बिल्कुल वैलिड है। देखें, नालों के करीब जिनके जो घर होते हैं, ज़ाहिर सी बात है यू बेंट से आपकी जो लीकेज है वो होती है, आप उसी तरफ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। इतना बड़ा आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें, किसी ज़माने में ना 2013 में जब मैं इस फील्ड में आया तो कॉपर की जो गेज होती थी बड़ी अच्छी क्वालिटी की आती थी, लीकेज नहीं होती, ठीक है। 2016 के बाद कॉपर गेज जो है वो हल्की आना शुरू हो गई है। ऑब्वियसली सी बात है, यू बेंट से लीकेज होती है और जो है एक तो जो है कस्टमर के लिए भी मसला होता है उसके अंदर गैस रिफिल करवाना, और जो आपकी ये बात है कि जी वो मतलब फ्लेमेबल भी होती है, उससे धमाके भी होते हैं। ये हमने चीज़ आइडेंटिफाई कर ली थी क्योंकि कराची में सबसे ज़्यादा मसला आ रहा था इस चीज़ का, क्योंकि एक तो इन्वायरमेंट के अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, नमकियात बहुत ज़्यादा है, उससे कॉपर पाइप आपका लीक होता था। हमने ख़ास जो है जो आपकी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कोटिंग होती है, ऑलमोस्ट तकरीबन सारी कंपनीज जो हैं उन्होंने ये लागू कर लिया हुआ है, हमने भी लागू कर लिया हुआ है। यू बेंट्स के ऊपर वो खास कोटिंग की जाती है क्योंकि ज़्यादातर 95% या 99% जो लीकेज होती है वो आपकी यू बेंट से होती है। यू बेंट्स के ऊपर हम एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कोटिंग लगाते हैं जिसकी वजह से अगर पहले 1 साल की लाइफ होती थी इवेपोरेटर की, तो वो एटलीस्ट 2 साल के लिए आपको वो लीकेज नहीं होता। बहुत रेयर चांसेस हैं कि किसी का 1 साल के अंदर भी, ठीक है। अपनी हैं चीज़ें ज़रूर अपनी जगह पे, लेकिन सवालों जो आपका ना बाद में कर लेते हैं, लंबा हो जाएगा, टाइम 3 बजे तक था तो काम अभी दोस्त बाकी हैं, तो अभी इसको समाप्त कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा करने के सवाल हो जाएगा। मैं उनके सवाल जी हायर कर मेरे अपने कज़न के घर, ठीक है, वो एसी का वेपरेटर को गल गया और यू बैंड भी लीक हो। देखिए, आप मुझे बहुत अच्छा मौका दे रहे हैं कि मैं किसी भी ब्रांड की बात यहाँ पे कर लूँ, उसको नेगेटिव करूँ, लेकिन मैं हायर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं अपने ब्रांड को पहले को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हायर का अगर कोई नुमाइंदा है तो वो आपका, या तो इसके बाद वो आपको इसका जवाब दे सकते हैं। मैं उसकी कोई बुराई या उसकी अच्छाई नहीं ये भी हमने करने जा रहे हैं कि पुराने मेलों का आदमी हमारे मेरी बदली चाली नहीं करेगी, हम भी नहीं करेंगे, हम मुनाफा ले जा रहे हैं। देखिए, इसका बेहतरीन जवाब ये है कि चाइनीज़ मार्केट वो इस वक्त मार्केट के अंदर क्यों फ्लरिश हुई है। आप नाम पता नहीं मैं ले सकता हूँ, टाइटन, आपके एक्सन, ये क्यों आप नहीं लेते? आप लें, 2.5 लाख रुपए की यूनिट लें आप,
क्यों नहीं लेते? चाइनीज प्रोडक्ट क्यों लेते हैं? कोई भी ब्रांड फर्स्ट करें हायर है, वो 4.5-5 लाख ऐसी क्यों बेचता है? ग्री जो है वो 3 लाख 3.5 लाख ऐसी क्यों बेच पाता है? हम जो है पेल जो है वो 1.5 लाख रुपए क्यों बेच रहा है? चाइनीज है ना सारे। आप लोग लें, आप सोनी के टीवी इस्तेमाल नहीं करते, आप सैमसंग के टीवी इस्तेमाल नहीं करते, आप बाकी ब्रांड्स यूज करते हैं। 2016-17 के जो यूनिट है वो पहले से बेहतर है जो अभी आज है। देखिए चाइना 3 कैटेगरी में, ये भी मैं बता दूं, चाइना 3 कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट अपने बनाता है। A-B-C 4 कैटेगरीज में A-B-C-D, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो आपकी D कैटेगरी की आती है। सेम प्रोडक्ट A कैटेगरी का चाइना बनाता है, वो US भी जाता है, वो अदर यूरोपियन कंट्रीज में भी जाता है। आपका आईफोन जो है उसकी जो चिप है वो कौन बनाता है? फॉक्सकॉन की कंपनी बनाती है, जो कि चाइना में है, ठीक है जी। तो ये हमारी मजबूरी है, हमें सस्ता माल चाहिए। यार भुख बड़ी लगी है यार। खतरनाक आदमी आ रही है, बड़ा मैं तकरीबन मैं 8 साल ग्री में भी रहा हूँ, मैं पिछले 10 साल 12 साल से ट्रेनिंग देता हूँ खुद, लेकिन मुझे इनसे बड़ा डर लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे पास क्या था कि 2008 से लेकर 2012 तक दुनिया का जितना भी खाम माल था वो सारा चाइना ने उठाया। जितना भी खाम माल था जिसे आप रिजेक्ट करके डाल देते थे वो सारी दुनिया से चाइना ने उठाया। उसके बाद उसने अपने रेट्स के मुताबिक हमारी मार्केट में हमें लॉन्च किया। हमारा वो गंदा माल लेकर हमें अच्छे माल के दाम लेने वाला मेरे प्यारे भाई ने क्या कहा कि हमारी कैटेगरी क्या है? डी फॉर डेथ, डी फॉर डेथ। बस तो चूज किसने किया है? इसको हमारी आवाम ने चूज किया ना। हम तो अच्छी चीज ला भी रहे थे 2013 में 12 में अच्छी चीज ला रहे थे, लेकिन आवाम पैसे नहीं दे रही। 2 लाख भी दे रही है, 2.5 लाख भी दे रही है मुख्तलिफ ब्रांड के ऊपर। सॉरी नहीं, एक बात हो रही है, आवाम पैसा दे रही है, अपने ब्रांड पे पैसा दे रही है, क्या वो कंपनियां उन्हें वो मटेरियल मुहैया कर रही है? नहीं कर रही है। बस जज़ाकल्लाह जी। अभी आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं, दूसरे दोस्तों में भी आना। कामन साहब बहुत शुक्रिया, पहलगाम बहुत शुक्रिया जो उन्होंने आगे किया। अब अगले जो है ना साथी उसको बुलाया जाए। एक तमाम दोस्तों से एक सवाल है, ज़रा गौर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह सवाल जो आपकी नशिस्त हो तो अगले महीने हम प्रोग्राम इसी हाल में या कहीं और करते, तो मैं देखना चाहता हूँ, हाथ खड़ा करके बताएं कि कितने दोस्त चाहते हैं कि इस तरह हम हर महीने सेशन किया करें। चले माशाल्लाह, हम इस चीज़ पे सोचते हैं कि हर महीने या 2 महीने बाद कोई सेशन करें। अगले हमारे मेहमान हैं जनाब तौसीफ साहब, ग्री की तरफ से प्रोडक्ट मैनेजर हैं। इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब तौसीफ साहब, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग।